स्टार्ट करते हैं। डाउट्स बोलेंगे सबसे पहले। लास्ट क्लास में थोड़ा सा होमवर्क था, इनमें डाउट्स 18, 19, 20 में कोई डाउट है किसी का? किसमें बेटे? नंबर 18 सामने देखो। 18 कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, इसमें एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग है, ये बी आर नहीं है बीटी है। करेक्शन कर लीजिए, बी आर नहीं है बीटी है, तो बीटी सोच के कर देते हैं। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 18। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। अब बेटे सबसे पहले डी और टी के डायमेंशन सेम होंगे। डायमेंशंस ऑफ डी और टी, डायमेंशंस ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी। तो ये हो गया टी m0 l0 t1। डी के डायमेंशंस हो गए ये। दूसरा, इन तीनों के डायमेंशंस इक्वल होंगे। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ये होगा डायमेंशंस ऑफ ए जो कि बराबर होगा डायमेंशंस ऑफ बीटी जो कि बराबर होगा डायमेंशंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ डी प्लस टी। राइट, इन दोनों को इक्वेट करूं तो ए के डायमेंशंस हो गए वेलोसिटी के, विच इज L1t माइनस 1। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करें, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करें तो b के डायमेंशंस हो गए वेलोसिटी के डायमेंशंस, विच इज L1t माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये सॉल्व करके आएगा L1t माइनस 2। तीसरा, फर्स्ट एंड फोर्थ को इक्वेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा c के डायमेंशंस, ये आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी दैट इज L1t माइनस 1 इनटू डायमेंशंस ऑफ d प्लस t मतलब टाइम, तो ये आ जाएगा लेंथ के इक्वल। क्लियर? समझ में आ गया ये? पक्का? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन 20 हो गया, 21 हो गया। पक्का? डाउट है ना? 21 होता है डाउट। राइट द डायमेंशंस, नहीं 21 ये रहा। फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट बाय इक्वेशन F इज इक्वल टू a cos by प्लस c sin dt। F इज इक्वल टू a cos by प्लस c sin dt। अब ये फोर्स है बेटा। पहली बात, मेरे को एक छोटी सी बात बता, एंगल क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। तो बी वाई के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? m0 l0 t0। तो बी वाई के डायमेंशंस हो गए m0 l0 t0। मतलब b के डायमेंशंस कितने हुए? y को नीचे ले जाएगा m0 l माइनस 1 t0। मानता है बेटा? मानता है बेटे? सेकंड, dt के डायमेंशंस क्या होंगे? m0 l0 t0। तो d के डायमेंशंस कितने हो गए? टाइम नीचे चला जाएगा m0 l0 t माइनस 1। ठीक है? अब जो फोर्स के डायमेंशंस होंगे वही डायमेंशंस a के होंगे क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, और वही डायमेंशन c के होंगे क्योंकि वो भी क्या है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है वो क्या है? डायमेंशनलेस। सो a के डायमेंशंस और c के डायमेंशंस कितने हो गए? m1 l1 t माइनस 2। निकालना क्या था आपको? निकालना है आपको ओके, वो निकालना नहीं था, d बाई बी के निकालने। तो d बाई बी के डायमेंशंस कितने हो जाएंगे? d बाई बी के डायमेंशंस t माइनस 1 डिवाइडेड बाय l माइनस 1, ये आ जाएगा lt माइनस 1। गॉट इट? समझ में आ गया? और बोलिए, क्वेश्चन 22 डाउट होगा? 22। अब ध्यान दो, a famous relation in physics relates moving mass to the rest mass of the particle in terms of its speed and speed of light. The relation first arose as a consequence of special theory of relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m naught upon 1 minus v square की power half.
गेस वेयर टू राइट द मिसिंग सी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, ध्यान दो इधर, आपके पास है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर हाफ, यही है 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर हाफ। उसने बोला मिस हो गया मुझसे। अच्छा जी, पहली बात, दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट, दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट because dimensions of one मतलब m0 l0 t0 is not equal to dimensions of v square। हाँ कि ना, वन जो है वो v स्क्वायर के बराबर नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अच्छा जी, दूसरी बात अगर ध्यान से देखो, ये m है, ये m0 है, ये भी वो हो गया m1, ये भी m1 हो गया, तो यानी डिनोमिनेटर मस्ट बी डायमेंशनलेस। सो फॉर द रिलेशन टू बी करेक्ट, फॉर करेक्ट रिलेशन, डिनोमिनेटर मस्ट बी डायमेंशनलेस। देयरफॉर वन तो डायमेंशनलेस है, तो v स्क्वायर को कैसे डायमेंशनलेस बना सकता हूं? वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर उसके नीचे एक और वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाए तो डायमेंशनलेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी वो जो सी होगा वो नीचे होगा v स्क्वायर के। देयरफॉर सी स्क्वायर मस्ट बी इन द डिनोमिनेटर ऑफ v स्क्वायर सच दैट, लिखने का टाइम दूंगा बेटा, समझ लो, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस। सो दोनों काम हो जाएंगे ना, दोनों काम हो जाएंगे कि वो एड सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और दोनों साइड भी इक्वल हो गए। देयरफॉर करेक्ट रिलेशन मे बी, हमें नहीं पता सही है कि नहीं, वैसे मुझे पता है पर अभी हमें नहीं पता, एक्चुअल रिलेशन होता ही है। इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में एक छोटी सी बात करते हैं। ये जो रिश्ता आपके सामने है, इस रिलेशन में एक छोटा सा पॉइंट है। ये रिलेशन आपको क्या बताता है कि आपकी वेलोसिटी या किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती। मतलब आप खुद सोचो, आप अगर स्पीड ऑफ लाइट से भागने लगे तो v और c बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आपका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। ब्लैक होल, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन भी इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही फॉर्मूला होता है उसका भी। टाइम डायलेशन क्या बोलता है कि अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इंटरस्टेलर मूवी देखी है? नहीं देखी, आज देख लेना, अब समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी। टाइम डायलेशन, वो जो जिस प्लैनेट पे जाता है दूसरे में, उसमें कहते हैं ना उसका एक टिक अर्थ का 1 ईयर के बराबर है। हाँ, वापस आता है तो आगे जनरेशंस निकल चुकी होती है, फ्यूचर ट्रैवल हो गया। क्यों? क्योंकि आप अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए टाइम स्लो है और अर्थ पे टाइम सेम उससे चल रहा है, तो आपके लिए स्लो हो गया। आपका 1 मिनट अर्थ का 1 साल के बराबर हो सकता है। समझ में आई? दैट्स ट्रैवलिंग टू फ्यूचर विच इज अ डिस्टेंट ड्रीम। अभी तक तो, यहां तक तो समझ में आया? क्लियर? खैर, इससे अपने को कोई काम नहीं, हमें तो सी लगाना था, लगा दिया हमने। ठीक है? हाँ बेटे, कुछ कह रहे हो? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं ना। नहीं, डायमेंशनलेस, डायमेंशंस में 4 होते हैं: डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, सब होते हैं। वो जो आप एंगल्स बोल रहे हो वो है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ठीक है? ये क्लियर सबको यहां तक?
अभी टाइम दूंगा लिखने का। 23 हो गया? पक्का? कैसे निकालोगे? ओमेगा टी, इसके डायमेंशंस हो गए m0 l0 t0, तो ओमेगा के कितने हो गए? m0 l0 t-1, और kx के कितने हो गए? m0 l0 t0, तो x k के कितने हो गए? m0 l-1 t0। ठीक है ना? समझ में आ गया? प्लीज ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम अगली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट है आपके पास। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा अगला एप्लीकेशन डायमेंशंस का। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, हेडिंग डालिए लास्ट एप्लीकेशन, इसका नाम है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस। फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है? बहुत ही सिंपल तरीका है फॉर्मूला डिराइव करने का। ये क्या तरीका है फॉर्मूला डिराइव करने का? जरा सामने देखिए। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें डिपेंडेंस दी होगी, जैसे कि कोई एक क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है। कोई भी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और हमें उनको डायमेंशनली फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूं, क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ लिखते हैं। चलो क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे इसको। आपको बोला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड of simple pendulum may depend upon mass of bob m, acceleration due to gravity small g, and length of string L. Using dimensions, find expression for time period. अब अप्रोच कैसे करते हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा। कैसे अप्रोच करना है इसको? बहुत ही सिंपल तरीका है। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। पहले समझेंगे ध्यान से। आपने देखा टी की डिपेंडेंस, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब। ये डिपेंड करता है किस पे? मास ऑफ बॉब पे। ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये डिपेंड करता है लेंथ पे। अब हमें तो नहीं पता कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनवर्सली डिपेंडेंट है। हमें तो नहीं पता कि स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, क्यूब पे डिपेंडेंट है। वी डोंट नो। इसको मान लिया ए बी सी। वी डोंट नो। इफ ए बिकम्स पॉजिटिव तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, ए बिकम्स नेगेटिव तो वो क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट? सो प्रोपोर्शनल हटाओ पहले। कांस्टेंट टाइम्स m टू पावर a, g टू पावर b, l टू पावर c, राइट? दो चीजें इक्वल होती है तो मतलब डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या हो गई बेटा? टाइम की डायमेंशन हो गई m0 l0 t1, के पांडेज पड़े, मास की m पावर a, g की l1 t-2 पावर b, लेंथ की l पावर c। लिख सकते हो? कंबाइन करो, m टू पावर a, l टू पावर b भी है, l टू पावर c भी है, ये हो गया b प्लस c, बेस सेम पावर ऐड, t टू पावर -2b, राइट? कितना हुआ ये? m0 l0 t1। कोई प्रॉब्लम? अब दो चीजें इक्वल होती है, डायमेंशंस को इक्वेट कर दो। मास की लेफ्ट साइड पे पावर क्या है? 0, राइट साइड पे क्या है? a, तो a कितना आया? 0। b प्लस c कितना आया? 0। लेंथ की पावर्स को इक्वेट करके, टाइम की पावर्स -2b इक्वल टू 1। इससे b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। b की वैल्यू -1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -b, मतलब +1/2। कोई दिक्कत?
अंदर बंदर चंदर तीनों निकल गए, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आया, T इज इक्वल टू के m टू पावर 0 g टू पावर हाफ g टू पावर माइनस हाफ और l टू पावर हाफ, m की पावर 0 भाड़ में गया, रूट l बाई जी, ये आंसर आया, k रूट l बाई जी। इस मेथड का ड्रॉबैक, k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, बट आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाता है फॉर्मूला का। रूट कहां से आया, पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, माइनस हाफ मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो डिनोमिनेटर में रूट, तो ओवरऑल कितना हुआ, रूट l बाई जी। लॉजिकली समझ में आ गया, पक्का पक्का, कॉपी करोगे, नहीं घर पे करना, जगह छोड़ो, एक लिखो वो करो क्वेश्चन, कॉपी करके किसका भला हुआ आज तक, दियो तो पुट कर दो, हाँ बिल्कुल पुट कर दो, अगर दियो तो, वैसे नहीं गिवन होती, के की टर्म्स में आंसर निकलता है, गिवन है तो पुट कर दो। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेंट्रीपीटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, centripetal force acting on a body moving in a circular path may depend upon mass of body m, velocity of body v, radius of circular path r. Find expression for centripetal force. करिए अटेम्प्ट, अपने हाथ से कोशिश कीजिए, चेक कीजिए बाकी लोग जो कर चुके हैं, ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, दोबारा समझिए बेटे। आपका आया था प्रिशा, आपका आया था बेटे आंसर, देखो ध्यान से देखो दोबारा, आपको बोला सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स की डिपेंडेंस देखनी है, फोर्स डिपेंडेंट ऑन व्हाट, फोर्स डिपेंडेंट ऑन मास, पावर ए, वेलोसिटी, पावर बी, रेडियस, पावर सी, यहां तक मैच है। देखो स्टेप्स चेक करो बेटा, अगर आंसर नहीं आया तो F इज इक्वल टू के टाइम्स m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c, राइट। दोनों साइड डायमेंशंस डालो, फोर्स की क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2, कांस्टेंट भाड़ में जाए, m की पावर a, l1 t माइनस 1 पावर b, रेडियस मतलब लेंथ, पावर c। यहां तक कोई दिक्कत, श्योर, कॉन्फिडेंट। अब राइट साइड पे m की पावर इकट्ठी करो, m की पावर है a, एक ही है सिर्फ, l की पावर है b प्लस c, और t की पावर है माइनस b, मानते हो बेटे। और लेफ्ट साइड पे क्या है, m1 l1 t माइनस 2, इक्वेट करो, a कितना आ गया 1 के बराबर, b प्लस c कितना आया 1 के बराबर, और माइनस b माइनस 2 के, राइट। तो b आ गया 2, b सब्सटीट्यूट करो, c आ गया माइनस 1, तो एक्सप्रेशन आ गया k टाइम्स m v स्क्वायर बाय r। समझ में आई बात सबको, क्या गलती कर दी, नहीं पेपर में लिखने के नंबर होते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा, एमसीक्यू तो जो मर्जी कर, ठीक है। समझ में आ गया बेटे, पीछे आप सबको क्लियर है बेटा। प्रिशा आप समझ में आ गया क्या गलती कर रही थी बेटा, ओके। अगला, अब इन क्वेश्चंस पे देखते हैं, रुको 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 रुको, थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये भी किया एम वी स्क्वायर बाय आर वाला। फर्स्ट और सेकंड आप अभी करोगे, मैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस कर देता हूं, तो फर्स्ट में आपको बोला मास वाला है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड आप अभी दिमाग लगाओगे।
क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. इस पे मार लो तारा सितारा, ये बहुत एग्जाम में बहुत आता है, ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन नंबर 4. सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 ध्यान दो. यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस r अंडर अ प्रेशर ग्रेडियंट दिस. ओ तेरी, क्या बोला? V depends on V also depends on coefficient of viscosity. तो उसने बोला V जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ फ्लो है, वो डिपेंड करता है रेडियस पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे और ईटा पे. इट डिपेंड्स ऑन रेडियस, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब P by L पावर A पावर B, और तीसरा ईटा पावर C. राइट? इतना समझ में आता है. अब इसके बाद सीधी डायमेंशंस डलनी है. V is equal to constant times R to power A, P by L to power B, eta to power C. डायमेंशंस बोलो. V मतलब रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड. कितना हुआ? L3T minus 1. K भाड़ में जाए. रेडियस मतलब लेंथ. प्रेशर अपॉन लेंथ रफ में निकाल लो. प्रेशर के कितना होता है? M1 L minus 1 T minus 2 अपॉन लेंथ. कितना हुआ? M1 L minus 2 T minus 2 पावर B. ईटा याद होना चाहिए. M1, लड़के ने सारे याद कर लिए, वेरी गुड. ठीक है, M1 L minus 1 T minus 1. आगे प्रोसीड कर सकते हो. अभी टाइम दे रहा हूं कंप्लीट करना इसको. पहले इसको कंप्लीट करना, इसके बाद फोर्थ करो और फिर फिफ्थ करो. फोर्थ पहले कंप्लीट करो और फिर फिफ्थ करो. ये दो करते हैं. फिफ्थ में मैं आपको डायमेंशंस बता देता हूं. वेलोसिटी ऑफ साउंड की तो LT-1 डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी के होते हैं प्रेशर वाले डायमेंशंस. एंड डेंसिटी, प्रेशर वाले डायमेंशंस मतलब M1 L-1 T-2 और डेंसिटी के L3 M1 L-3. ठीक है, ये दो करिए प्लीज, ये दो कीजिए. ध्यान दो सामने, इसको कंप्लीट कर. कोई बात, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों साथ करेंगे. सामने देखो, राइट साइड को सॉल्व करते हैं. M की पावर B प्लस C, M की पावर B और M की पावर C मल्टीप्लाई है, बेस सेम पावर ऐड. L टू द पावर A माइनस 2B माइनस C, T टू द पावर माइनस 2B माइनस C. यहां तक कोई दिक्कत? अब इक्वेट करो. इधर है M0 L3 T-1. M की पावर्स को इक्वेट करो. B प्लस C आ गया 0 और माइनस 2B माइनस C माइनस 1 के इक्वल. दोनों को अगर मैं ऐड करूं, CC कट गया, कितना आया? माइनस B इक्वल टू माइनस 1, तो B आ गया 1. B 1 पुट करूंगा तो C आ गया माइनस 1. फिर A माइनस 2B माइनस C इक्वल टू 3. सो A माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो A आ गया 4. A आ गया 4. एक्सप्रेशन क्या बना? K R टू पावर 4 P बाय L टू द पावर B, B कितना है? 1 और ईटा टू द पावर माइनस 1. सो K टाइम्स P R टू पावर 4 बाय L ईटा. छोड़ सकते हो. ठीक है, समझ में आया? अगला वाला देखिए, इसका सेकंड जो मैंने बोला, सेकंड पे ध्यान दीजिए. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी. वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी. वेलोसिटी कितना? L1 T-1 इज इक्वल टू, इसको पहले कांस्टेंट लिख देते हैं, K E टू पावर A रो टू पावर B. इलास्टिसिटी के M1 L-1 T-2 पावर A और डेंसिटी M1 L-3 पावर B. सो राइट साइड हुआ M टू पावर A प्लस B, L टू पावर माइनस A माइनस 3C, T टू पावर माइनस 2A. ये हो गया L1 T-1. आपके पास आया माइनस 2A की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल. A आ गया 1/2.
इसमें पुट कर दो माइनस, एक मिनट, बी बी सॉरी सॉरी, सो माइनस ए माइनस 3b आपके पास है हाफ, ओ सॉरी आपके पास है 1, सो 3b आ गया माइनस ए माइनस 1, या सिंपल पहले वाले से कर लेते हैं, a प्लस बी कितना आ गया 0, तो b कितना आया माइनस हाफ, सब्सटीट्यूट करो, v इज इक्वल टू k टाइम्स e टू पावर हाफ, e टू पावर हाफ b की पावर माइनस हाफ, सो v इज इक्वल टू k टाइम्स रूट e बाय b, नहीं रो की, समझ में आ गया बेटा, लॉजिकली क्लियर है। और करोगे एक दो, एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद तुम करना बाकी, फिर मैं 2-4 कराऊंगा, ये भी सब बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। हाँ ऑब्वियसली। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, ये 9th थोड़ा सा सोचने वाला है, इसको अलग जगह दे देता हूं, स्पेस ज्यादा मांगेगा ये। 9th थोड़ा सा सोचने वाला है। 9th क्या कह रहा है, 9th में ना एक कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन वाइज, अगर मैं देखूं तो पता है मेरे को बेटा, आ गया। 9th में ना एक कॉन्सेप्ट भी है, क्या कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा कि देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन कौन सी होती है, मास लेंथ और टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी होती है, मास लेंथ और टाइम। आप फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल ले लेता हूं जिसमें मास लेंथ टाइम की जगह मैं कुछ और 3 फंडामेंटल ले लूं, आई कैन डू दैट, यहां पे वही किया हुआ है। इसमें ना एक्सप्रेशन के फाइनल आंसर्स गलत है, मैं बताता हूं लिखना कैसे है, प्लीज सामने देखना, इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखना, इसका फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन। पहले लीनियर मोमेंटम मैं करता हूं, सरफेस टेंशन आपके लिए छोड़ दूंगा, कोई एक मैं करूंगा, कौन सा करूं बोलो, कोई भी कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम करता हूं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन निकालना है लीनियर मोमेंटम का, किसकी टर्म्स में, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, मतलब 3 फंडामेंटल कौन से हो गए, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। अब इन 3 को फंडामेंटल लेना है और आपको मोमेंटम के डायमेंशन निकालना है। बेसिकली आप एक्सप्रेशन ही तो निकालना है, बेसिकली तो एक्सप्रेशन निकालना है। सो मैंने क्या बोला, इसको लिखने का पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा, इसमें आंसर में भी गलती है, आंसर इसमें ऐसे दोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि ये डायमेंशंस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, और के नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन निकाल रहे हो, डायमेंशन में के नहीं आता। आप बोलोगे मोमेंटम की डायमेंशंस आपको चाहिए किसकी टर्म्स में, वेलोसिटी की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, फ्रीक्वेंसी की पावर सी, आपको ये चाहिए। प्रेजेंटेशन बदल जाएगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। पहले वाले में हमें क्या निकालना था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकालने थे, अब हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, अब हमें डायमेंशन निकालना है, तो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। प्रेशर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होते हैं, मोमेंटम के होते हैं m1 l1 t-1, वेलोसिटी के l1 t-1 पावर a, डेंसिटी के m1 l-3 पावर b, फ्रीक्वेंसी के t-1 पावर c। मानते हो बेटा, राइट साइड को इकट्ठा करो, m टू द पावर b, l टू द पावर a माइनस 3b, t टू द पावर माइनस a माइनस c, लिख सकते हो। ये है m टू पावर 1, l टू पावर 1, t टू पावर माइनस 1, इक्वेट कर दो, b आ गया 1, a माइनस 3b आ गया 1, मतलब a कितना आ जाएगा 1 प्लस 3b मतलब 4, a आ गया 4, फिर माइनस a माइनस c है माइनस 1, तो c कितना होगा 1 माइनस a मतलब 1 माइनस 4, ये कितना आ गया माइनस 3, तो c आ गया माइनस 3। तो आप लिखोगे कैसे, मोमेंटम के डायमेंशंस इज इक्वल टू वेलोसिटी की पावर a, एक आ गया 4, दूसरा डेंसिटी ए 3 आ रहा है, ए 4 ही तो है,
इसी तरह डेंसिटी की पावर बी का है 1, डेंसिटी की पावर 1, और तीसरा कौन है? फ्रीक्वेंसी की पावर -3। ये आपका आंसर हो गया। प्रेजेंटेशन चेंज हो गई, करा तो वही है ना, बस प्रेजेंटेशन बदल गई। तो ये वाले वैरायटी के क्वेश्चन है। बस समझ में आता है? ऑनलाइन सबको समझ में आता है? हाँ जी बेटा, एक बार शुरू से बताओ कि इसमें क्या किया है जो अलग है। बेटा अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, तो प्रोपोर्शनल लिख रहे थे, कांस्टेंट लिख रहे थे, और मैथमेटिकल आंसर दे रहे थे। यहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिजल्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं क्या निकाल रहा हूं? डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में ml और t की टर्म्स में लिखते हो ना, अब आप ml t की टर्म्स में नहीं लिख रहे, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख रहे हो। ठीक है, कॉपी मत करो, इसका दूसरा पार्ट करो, इसका दूसरा पार्ट आप करो अभी। कौन सा वाला? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या होते हैं? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स के mlt-2 और लेंथ के l, तो ये हो जाएगा m1l0t-2। करो। सर, हाँ जी बेटा, सर फर्स्ट पार्ट की एक्सप्रेशन कैसे लिखी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। एबीसी तक समझ में आया बेटा? एबीसी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। मोमेंटम, अब वेलोसिटी की पावर ए कितना है? 4, वेलोसिटी की पावर 4, डेंसिटी की पावर बी कितना है? 1, और फ्रीक्वेंसी की पावर सी कितना है? -3। खत्म। डायमेंशन लिखनी है। अब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखना, वो होता है के टाइम्स समथिंग। अब ये के टाइम्स समथिंग नहीं होगा, डायमेंशन की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है बेटे? ओके सर। हाँ प्लीज लिख लो इसको, लिखो मत, अगला वाला पार्ट करो खुद, चेक कीजिए। आपको बोला आपको सरफेस टेंशन का अब निकालना है, ध्यान दे बेटे, प्रेजेंटेशन समझ। सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसकी डायमेंशंस आपको किसकी टर्म्स में निकालनी है? आपको निकालनी है वेलोसिटी पावर ए, डेंसिटी पावर बी, फ्रीक्वेंसी पावर सी, ये निकालना है। अब दोनों साइड डायमेंशंस डालते हैं, बस ये उनमें के की टर्म्स में आप एक्सप्रेशन तक लाते थे फिर करते थे, इसमें डायरेक्टली करना। सिग्मा कितना हो गया इसका? m1l0t-2, वेलोसिटी l1t-1 पावर a, डेंसिटी m1l-3 पावर b, फ्रीक्वेंसी t-1 पावर c। ये राइट साइड तो सेम आएगी ना जो यहां आई थी। ये कितना हो जाएगा? m⁴b l⁴a-3b t⁴ -a - c, और ये किसके बराबर? m1l0t-2। इक्वेट कीजिए, आपके पास b आ गया 1, a-3b आ गया 0, तो a आ गया 3, -a - c आ गया -2, तो a + c आ गया 2, तो c आ गया 2 - a मतलब -1। तो आपके पास सिग्मा की डायमेंशन क्या बची? वेलोसिटी की पावर a is 3, डेंसिटी की पावर b is 1, एंड फ्रीक्वेंसी की पावर c is -1। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सब में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, वो सब करना है। ये एक और करोगे, ये एक और करो, ये एक और करो, ये एक और करो। इसको करने से पहले एक चीज समझ लो, फिर करते रहना। सुनो ध्यान से, डायमेंशन की क्या क्या वो है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। ये जो मेथड्स हमने किए उनमें, जितने भी मेथड्स किए उनमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, इट सप्लाइज नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। जो हमने के निकाला उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं। जैसे हम एक्सप्रेशंस लिखते थे s इज इक्वल टू ut प्लस 3/4 at स्क्वायर, वो भी करेक्ट आ जाता था क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स का हमें कुछ नहीं पता होता था। सो इट सप्लाइज नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, दे हैव टू बी डिटरमाइंड ईदर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन, इसमें नहीं पता लगता। सेकंड, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ पावर फंक्शंस। जैसे अब सपोज मुझे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा इससे, क्योंकि वो तो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो हम कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाएंगे जिसमें ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व हो। तीसरा, दिस मेथड फेल्स टू डिराइव डायरेक्टली अ रिलेशन व्हिच कंटेन्स टू और मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ लाइक नेचर। सपोज करो मैंने बोला कि आपके पास एक क्वांटिटी है, वो डिपेंड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स पे भी, वो डिपेंड कर रही है न्यूक्लियर फोर्स पे भी। आप डिराइव ही नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों की डायमेंशन तो सेम होती है ना।
ये तो डायमेंशन को अटैक करता है, इसको ये तो नहीं पता कि ये डायमेंशन किस क्वांटिटी की है। अब दो सिमिलर क्वांटिटीज होंगी तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे आपने एक पढ़ा होगा टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2, एनर्जी की भी वही होती है। अगर उन दोनों का आपस का रिलेशन आ गया, हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, नहीं डिराइव कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह इट फेल्स टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज। दिस इज बिकॉज बाय इक्वेटिंग पावर्स ऑफ एमएलटी हमें सिर्फ 3 इक्वेशंस मिलती हैं। मल्टीपल कैसे निकालेंगे, अगर कोई टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही हो तो वो नहीं डिराइव हो सकती। वी कैनॉट आइडेंटिफाई ऑल द फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, देन द मेथड ऑफ if we cannot identify all the factors on which the physical quantity depends, तो हम नहीं निकाल सकते। हमें तो पता होना चाहिए ना ये इस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला निकालो। 6th, हम सिर्फ वही एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं जिनमें या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो या इनवर्स प्रोपोर्शन हो, जिसमें बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए, वो डिराइव नहीं हो सकता। S = UT + ½ स्क्वायर आप डिराइव नहीं कर सकते, वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो डायमेंशनली, डिराइव नहीं कर सकते। V = U + AT आप डिराइव नहीं कर सकते। ऐसा कोई एक्सप्रेशन डिराइव नहीं हो सकता जिसमें प्लस और माइनस साइन इन्वॉल्व हो। समझ में आ गई बात? क्लियर अच्छे से? वो नहीं होगा, वो आगे करेंगे, डायमेंशन से नहीं होगा, डायमेंशन से नहीं होगा, बहुत मेथड्स है उसको करने के। समझ में आ गया सबको? सो ये था एंड ऑफ डायमेंशंस, ये था एंड ऑफ डायमेंशंस। आपको अब घर पे क्या करना है, एक तो इसको कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चंस एक एक करके कंप्लीट करोगे, आराम से हो जाएंगे। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, सारे हो जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।